तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सरदार शहर के दौरे पर रहे। सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व विधायक भंवरलाल शर्मा की मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री दिल्ली से सीधे सरदार शहर पहुंचे। मूर्ति अनावरण के बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर हमारी योजनाएं काफी पॉपुलर रही। कहा कि सुजानगढ़ को जिला बना दिया है। राजस्थान में कुल 53 जिले हैं। प्रदेश में नए जिले बनने से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही ये भी कहा कि राजस्थान की तरक्की के लिए मिशन 2030 लाए हैं। और मुख्यमंत्री गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर भी इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल की लिस्ट में राजेंद्र राठौड़ का नाम नहीं आएगा। जीवन पर्यंत उन्होंने 50-60 साल सेवा करी क्षेत्र की। आज उनके जाने के बाद में जो राइट में लेफ्ट में जो बैठे हुए हैं और 5 घंटे से बैठे हुए हैं, तो बगैर लगाव के, बगैर विस्तार के, बगैर किए के ये संभव नहीं है। आप लोग दिल से बैठे हुए और ये मीटिंग में मेरा आना आवश्यक था। मैं दिल्ली में था और बहुत बेस्ट प्रोग्राम भी थे और मैंने समाज में वादा किया है और चुनाव का माहौल है, उसमें जाना मुझे आवश्यक है। मुझे खुशी है कि मैं वास्तव में सब काम छोड़ के मैं हाजिर हुआ और यही से जो है कल जो भारतीय जनता पार्टी ने हमें लिस्ट आउट की है, चुनाव का बिगुल बच चुका है। कल राहुल गांधी जी ने भी, खड़गे साहब ने भी AICC के अंदर जातिगत जनगणना जिसका प्रस्ताव पास किया था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर। उसके बाद उनका प्रस्ताव पास हो गया। आपने देखा होगा टीवी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक नई शुरुआत हुई है। महिलाओं को जो आज के सपना लंबे समय से विधायक MP बन सके वो 33%, ये जो लंबे समय से मांग थी, सोनिया जी ने, राजीव गांधी जी ने गांव में सरपंच लगा के अभी पायलट नहीं बनी अध्यक्ष इसलिए बन पाई क्योंकि आरक्षण कर दिया महिलाओं के लिए। वरना हो सकता वो नहीं बन पाती, वो पुरुष बन पाते। तो जो शुरुआत की राजीव गांधी जी ने, उसके कारण आज पूरे देश के अंदर महिलाएं प्रधान, प्रमुख, मेयर, पार्षद, सरपंच फंड बनती है। वही अब आगे बढ़ रहा हूँ। एनडीए गवर्नमेंट ने बिल पेश किया तो स्वागत किया कांग्रेस ने भी। हमारी पुरानी मांग थी, आप अगर बिल पेश कर दो हम आपका साथ देंगे। और साथ में कहा भी आप अगर ला रहे हो बिल तो साथ में जो है OBC की महिलाएं जो है उनको मौका मिलना चाहिए। OBC की महिला मौका मिलना। एक प्रकार से नई शुरुआत 90 साल के बाद में 1931 में जाति वाइज सर्वे हुआ था 31 के अंदर। उस सर्वे को लेते सब चल रहे लोग अभी तक भी 90 साल हो गए और सब जातियों इस देश के अंदर जाति धर्म सदियों से है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इनका जो सोच यही है, इनकी स्थिति ये है, कल लिस्ट आई है उसमें आपके जो ये नेता है नेता प्रतिपक्ष चुरू वाले, उनका नाम नहीं आया कल लिस्ट के अंदर। भाई नेता प्रतिपक्ष है तो उसका नाम तो आने चाहिए कल, पता नहीं बाकी इनके बारे में क्या समाज हो रहे हैं। अब आप ज़्यादा जानते, शुरू के लोग तो बड़े थोड़े लोग होते हैं। वहीं इससे पहले सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर थे। उन्होंने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री गहलोत की सोनिया गांधी के साथ करीब 50 मिनट तक अहम मंत्रणा हुई, जिसमें विधानसभा चुनावों को लेकर विस्तृत रणनीति, चुनाव प्रचार, कैंपेनिंग को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से शिष्टाचार भेंट की। साथ ही कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अच्छा फीडबैक आ रहा है, हमने काम जनता का दिल से किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा।
गोपाल जी से मुलाकात की है, आखिरकार कब तक जो है पहली सूची को लेकर जो है औपचारिक ऐलान हो सकता है और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा बैठक? देखिए, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी की बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई सर, काफी क्या कुछ खास? नहीं, करती कॉल करना हमारा फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारी वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास 25 साल से कायम रखना बहुत बड़ी बात है। कायम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो कटती कॉल करना हमारा। क्या आपने कैंपेन के लिए भी सोनिया गांधी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है सर, क्योंकि चुनाव के दिन बहुत? देखिए, मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आएँ, हम चाहेंगे वो आएँ। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इस प्रकार की हमारी योजना शानदार है। सोशल सिक्योरिटी की है, कानून पार हमने कर दिए। महंगाई को लेकर राहत देने के लिए हमने विनम्र प्रयास किया है। देखो, महंगाई की मार सबको होती है, बस विथ ह्यूमिलिटी ये प्रयास किया गया इस महंगाई की मार के वक्त में कैसे राहत मिले लोगों को। हमारा हर कदम उस दिशा में है, कैसे कम से कम बचत हो घर के अंदर, जिससे कि बच्चों की देखभाल अच्छी हो सके। इस प्रकार से हमने बचत करने का प्रयास किया और उसमें हम कामयाब भी हुए। जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक यही है कि चारों और लोगों में मैसेज है गांव-गांव के अंदर। अब बीजेपी वाले कई अफवाहें चलाते रहते हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनको जवाब देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे भाई अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फ़ायदे हैं और सरकार रिपीट नहीं होती तो क्या नुकसान है। ये बताने का अवसर मिल जाएगा हम लोगों को। जब सरकार बदलती है तो तमाम योजना बंद हो जाती है, छोटी बड़ी अनेकों योजना जो आपको हमको मालूम ही नहीं होती है। रिफाइनरी बंद हो गई, बड़ी योजना थी। मेट्रो बंद हो गया जयपुर के अंदर। आज अम्बावाड़ी से मान लो बन जाता पूरा सीतापुरा तक, कितना बड़ा लाभ मिलता। ट्रैफिक जैम रहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर जो लोग बह गए थे उनके बच्चों को नौकरी थी, उनको निकाल दिया गया नौकरी से, स्कीम बंद कर दी गई, वापस हमने शुरू करी अभी। तो ऐसी अनेकों बातें हैं जो मैं समझता हूँ सरकार बदलने से नुकसान होता है। इस बार हमें मौका दो, लिस्ट जारी की गई है, उसमें इस बार मौका हमें दो। हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, अपील करेंगे। हम इनकी तरह ना तो इनके पास साधनों की कमी नहीं है। बॉन्ड निकाल रखे हैं, बॉन्ड एक प्रकार से करप्शन है, ये लीगली करप्शन है। तो वहीं दिल्ली के कांग्रेस वॉर रूम में राजस्थान को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी और सह प्रभारी वीरेंद्र राठौड़ मौजूद रहे। बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम लोगों की बैठक थी, बहुत जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। 41 को टिकट दिए है और 82 लोग उनके बगावत में उतर गए हैं। ये तो है भाजपा की लिस्ट का हाल। हमने हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब और दोनों मेंबरों के साथ में जो कैंडिडेट सिलेक्शन है उसके बारे में 1-to-1 हमने चर्चा की है और अब हम प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जल्दी बैठक करेंगे। फिर उनको हम लोग हमारा पैनल सौंपेंगे पीसी का और फिर प्रोबेबिलिटी 1-2 दिन बाद में जब कभी भी इनको समय मिलेगा ये राजस्थान आकर के स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल बैठक करेंगे और फिर फाइनल बैठक करने के बाद में वो सीईसी में लेकर के आएंगे और सीईसी की बैठक होने के बाद में पार्टी आला कमान कैंडिडेट की घोषणा करेगा।
राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित होने के साथ ही अब भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का जोधपुर में आकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज जोधपुर प्रवास के दौरान पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और बाद में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जोधपुर की सभी 10 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। लोगों में कांग्रेस के प्रति भारी आक्रोश है। डॉक्टरों की निरंतर कमी है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। आयुष्मान भारत का 1,30,00,000 जो यह देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और गहलोत जी बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देकर के यह दिखाने का काम किए हैं, कर रहे हैं कि हमने दिया है। इतना आप क्यों गलत बोलते हैं भाई? राजस्थान की जनता जानती है कि 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत का कार्ड कोई दिया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आप 25 लाख का कितने को लाभ दिए हो? 5 लाख से ऊपर यह तो बताओ। यह संख्या ही नहीं देखने को मिलेगी। बीजेपी संकल्प पत्र समिति की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि घोषणा पत्र के लिए सभी वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर तक सुझाव लिए जाएंगे। अर्जुन मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। सांसदों को चुनाव लड़ाने पर मेघवाल ने कहा कि हर पार्टी की अपनी रणनीति है, उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। हम आज जो संकल्प पत्र समिति है उसमें आर्थिक जो विषय हैं उनको लेकर के बैठे हैं। उसमें हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं, मोबाइल रिटेलर्स हैं, चाय के व्यापारी हैं, हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, हॉर्टी के लोग हैं। उनसे हम सुझाव ले रहे हैं कि हम जो राजस्थान की इकोनॉमी है हम उसको सुधारना चाहते हैं। उसमें कोई हर्डल भी आ रही है तो उसको भी दूर करना चाहते हैं। तो आपनो राजस्थान सुझाव आपका, संकल्प हमारा। इस अभियान के तहत आज हम समिति के लोग जो आर्थिक विषयों के विशेषज्ञ भी हैं हमारी समिति में भी लोग, उनके जो हमारे लोग आए हैं रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, वो हम सुझाव भी ले रहे हैं। कुछ पॉइंट हमने नोट भी किए हैं, अच्छे सुझाव आए हैं। मुझे लगता है जो हमारा घोषणा पत्र बनेगा उसमें हम राजस्थान की आर्थिक नीति के बारे में बहुत अच्छे सुझाव देने वाले हैं। 4 अक्टूबर को शुरू हुए थे लॉन्चिंग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने शुरू की थी बिरला ऑडिटोरियम से। 20 अक्टूबर तक हम सुझाव प्राप्त करेंगे। डेली जो हमें सूचना मिल रही है, कहीं 800 सुझाव आ रहे हैं, कहीं 1000 सुझाव आ रहे हैं, हर जिले से सुझाव आ रहे हैं, हर तहसील से आ रहे हैं। मुझे लगता है हर मोहल्ले और गली से भी आ रहे हैं। हमारा रथ हर जगह पहुँच रहा है। हमारे संयोजक जिले के लगे हुए हैं, संयोजक लगे हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी उसके साथ जुड़ गए हैं। अच्छे सुझाव आ रहे हैं। उसके बाद जब सुझाव सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो आपके साथ ही उनको खोलेंगे। उनका राजनीतिक एजेंडा है, हमारा एजेंडा। हम पार्टी का घोषणा पत्र बना रहे हैं, उसके लिए सुझाव ले रहे हैं। वो तो प्रपंच कर रहे हैं ना। 2030 का क्या है, सब्जेक्ट क्या है, समझ में नहीं आया तो उससे पहले बना देते, 4.5 साल पहले ले लेते। अभी तो उनका राजनीतिक एजेंडा है। प्रदेश भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के साथ विरोध के स्वर मुखर हो गए। 2 पूर्व विधायकों का टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। देवली उनियारा से विजय बैसला को उम्मीदवार बनाने के विरोध में दोपहर में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उधर झोटवाड़ा से पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पहले एक निजी स्थान पर बैठक कर टिकट काटने का विरोध जताया। बाद में रैली के रूप में भाजपा मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान टायर जलाकर नारेबाजी की गई और राजपाल को फिर से टिकट देने की मांग की गई। तो भाजपा में टिकट को लेकर घमासान तो है ही। भाजपा ने डूंगरपुर विधानसभा सीट से कर्मचारी नेता और नर्सिंग ऑफिसर बंशीलाल कटारा को टिकट दिया है। से भाजपा में विरोध के स्वर मुखर हुए। भाजपा के दूसरे दावेदारों ने भाजपा कार्यालय में हंगामा किया। टिकट के लिए दावेदारों ने जमकर आक्रोश जताया। भाजपा जिलाध्यक्ष के सामने आक्रोश जताते हुए टिकट बदलने की मांग की। दूसरे दावेदारों ने पार्टी के लिए बरसों से काम करने वाले नेता को टिकट देने के लिए पैरवी की। टिकट नहीं बदलने पर भाजपा के सभी पदों के इस्तीफे देने की भी चेतावनी दी। पूर्व जिला प्रमुख माधवलाल वरहात के नेतृत्व में छापी के पूर्व सरपंच मगन, चंद्रलेखा कलासुआ, बिलड़ी सरपंच बद्रीलाल कटारा, युवा नेता करुण ननुमा समेत भाजपा के सभी दावेदार नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा करते दिखाई दिए। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या के सामने नाराजगी जताते हुए सरकारी कर्मचारी को टिकट देने का विरोध जताया। तो वहीं
टिकट नहीं बदलने पर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे देने और चुनाव में काम नहीं करने की चेतावनी दी। बीजेपी की पहली लिस्ट में तिजारा विधानसभा सीट से अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को टिकट मिला। बालकनाथ को टिकट मिलते ही बीजेपी में बगावत शुरू हो गई। दावेदारी जता रहे पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने बगावत कर दी। मामन यादव ने तिजारा में महापंचायत की और खुद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मामन यादव ने कहा कि सर्वे के आधार पर उनका नाम फाइनल हो चुका था। केंद्रीय समिति ने टिकट देने का आश्वासन दिया, लेकिन बाबा बालकनाथ को टिकट दे दिया। तिजारा से जितने भी स्थानीय उम्मीदवार दावेदारी जता रहे थे, बीजेपी ने उन सभी के साथ धोखा किया। जनता ने मुझे आदेश दिया है चुनाव लड़ने के लिए। मैं जनता के भावनाओं को कदर करते हुए विचार करूंगा और जनता की भावनाओं पे खरा उतरूंगा और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। जो जनता का फैसला है उस जनता का फैसला करूंगा। चाहे बुजुर्ग हो, सरदारी, सभी जनप्रतिनिधि, मेरे जवान, जो नौजवान साथी, माता बहने और सभी मीडिया सबके समर्थन से मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ और मुझे भरोसा है कि बालकनाथ अंडर 10,000 रहेगा। 2 अंक में उसकी वोट नहीं आएंगे, 3 अंकों में नहीं आएंगे, 2 अंकों में रहेंगे 10,000। बीजेपी इन दिनों नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चला रही है। कुछ दिनों पहले अभियान में बीजेपी ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था, जिस पर एक किसान का फोटो लगा था। किसान माधुराम का कहना है कि उसके बिना इजाजत के फोटो इस्तेमाल किया गया। उस पर ना तो कोई कर्जा है और ना ही उसकी जमीन नीलाम हुई। वो खुद 200 बीघा जमीन का मालिक है। अब रामदेवरा की रिक्कियों के ढाणी के रहने वाले किसान माधुराम ने रामदेवरा थाने में बीजेपी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवाया और कार्रवाई की मांग की। कुछ मुकाया मैं थाना में गया, मारी बेइज्जती कर दी थी। पुलिस कार्रवाई कर सके क्या था जब मैं मुख्यमंत्री का साथ ठीक हो जाए। फोटो हटा दे, फोटो हटा दे, फोटो हट जाए। मोंग आज मैं मोंग करो मेरे मोंग आपको मेहरबान करो भाई। मोंग का अरे शादी करनी, अरे मारो कहीं मोंग होना चाहिए। मैं माधुराम का लड़का हूँ मैं, और कल मैंने FI दर्ज करवाई है। पिताजी के वो केस लगाया, नाम का मानहानि का केस लगाया हूँ उसमें। और बोल दे कि मेरी गलती हो गई, बिना पूछे पोस्टर लगाया। गलती तो है ही, दिख ही रही है, और वो आपके मुंह से बोल दे कि मेरी गलती हो गई पार्टी वाला। देखिए, भाजपा का किसान पोस्टर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान के भाजपा पर मानहानि केस के बाद भाजपा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि एक सिंबॉलिक फोटोग्राफ है। जैसलमेर दौरे पर आए भाजपा प्रदेश मंत्री सामलाराम देवासी ने कहा कि किसान का फोटो सिर्फ एक सिंबॉलिक फोटोग्राफ है। हमने किसान का नाम नहीं लिखा। इस फोटो को लेकर किसान के मन को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं था। हमने तो किसानों के हक की बात रखी। इधर बीजेपी के पोस्टर फेस किसान माधुराम ने भाजपा पर मानहानि का केस दर्ज करा दिया। बुजुर्गों का कहना है कि भाजपा ने बिना मेरी इजाजत के मेरे फोटो वाले पोस्टर का उपयोग किया। ये पोस्टर पूरे राजस्थान में लगाया। इस पर लिखा है कि 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई। भाजपा के इस झूठ की वजह से मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा। अब भाजपा इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रही है। मैंने कहा ना, हमारा इंटेंशन क्या था, सिंबॉलिक फोटो लगाना था। वेशभूषा एक जैसी हो सकती है, शक्ल सूरत भी मिल सकती है, लेकिन किसान का हमने किसानों की बात रखी है कि 19,000 किसानों ने आत्महत्या करी। हमने लिखा हो इस किसान की, ये परिचय दिया हो कि इस किसान की ही पर्टिकुलर जमीन नीलाम हुई है, ये किसान यही है। देखेंगे प्रदेश में बैठे हमारे विधायक के जो भी है। विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन विभाग डिजिटल युग में ऐप के जरिए आम जनता को एम्पावर्ड करने के लिए व्यापक अभियान छेड़े हुए हैं और इसी के तहत डिजिटल ऐप के जरिए आचार संहिता के उल्लंघन सहित अन्य शिकायतों को लेकर आम जनता को लगातार जागरूक कर रहे हैं। सीओ प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए नित नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने में ये ऐप अहम भूमिका निभा रहा है। जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्त कोटपुतली बहरोड जिले के दौरे पर रहे। कोटपुतली में एसपी ऑफिस में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और आदर्श आचार संहिता की पालना के निर्देश दिए। आईजी उमेश दत्त ने जिले की कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया और हरियाणा सीमा पर बने पुलिस नाकों का निरीक्षण किया। इस मौके पर आईजी ने कहा कि नाकों पर मादक पदार्थ, मनी ट्रांसफर को लेकर निर्देश दिए। जिले में इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इस बैठक में कलेक्टर शुभम चौधरी, एसपी रंजीता शर्मा, एएसपी दिनेश यादव सहित जिले के पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
आचार संहिता से जुड़े हुए पहलू जो थे वही मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब से उनको उनकी अक्षर अक्षर पालना करवाने हेतु जो समयोजित कार्रवाई है, एक तो वो मेजर पहलू है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि कोटपुतली बहरोड जो ज़िला है वो सामयिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से अति इम्पॉर्टेंट, अति संवेदनशील है। तो उसको लेकर जो समग्र चीज़ें हैं, बेशक वो निरोधात्मक कार्रवाई हो, अपराधियों की धरपकड़ हो, साथ में जो मादक द्रव्य या अन्य जो चीज़ें हैं उन सभी के परिप्रेक्ष्य में कारगर कार्रवाई करना। विधानसभा चुनावों के तहत आचार संहिता लगते ही चित्तौड़गढ़ में जिला निर्वाचन विभाग एक्शन में आ गया है। चित्तौड़गढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि निर्वाचन आयोग की पहली प्राथमिकता पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है। पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम आदर्श आचार संहिता की पालना कराने के लिए कटिबद्ध हैं। आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए लोगों से भी सी विजिल ऐप का उपयोग करने की अपील की। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। विधानसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर कल आचार संहिता जिस तरह से लग गई है, किस प्रकार से कार्रवाई होगी, जिस प्रकार से मैसेज देने का प्रयास किया है, इस बार पूरी तरह हाईटेक होने की भी कोशिश की गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? ये इलेक्शन कमीशन का पूरा की पूरा फोकस इस बात पे है कि किस प्रकार से एकदम फ्रीली और फेयरली, ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव कराए जाए। समय के साथ में टेक्नोलॉजी का यूज़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो एक सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए, सिटीजन्स को जो है आपका एक वो मॉनिटर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही एक अच्छी ऐप लॉन्च की है, सी विजिल ऐप करके। आप इसे प्ले स्टेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं या iOS स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका उपयोग बड़ा सरल है। इसके अंदर आप ऐप डाउनलोड करके कहीं पे भी जहां आपको लग रहा है कि यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है कि साहब यहाँ पे अभी भी ये पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं अनाधिकृत रूप से, या कहीं पे कोई लिकर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, तो बड़ा सिंपल है। इस ऐप के अंदर सिंपली आपको वो खोलना है। आप एनोनिमस तरीके से भी आप अपनी शिकायत दे सकते हैं, तथा साथ ही मान लीजिए आप ऐप का यूज़ नहीं करते तो 1950 इलेक्शन कमीशन की वोटर हेल्पलाइन होती है, आप वहाँ पे भी फ़ोन करके आपकी कोई भी ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। आचार संहिता के उल्लंघन का जब मामला सामने आता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन ये देखने को नहीं मिलता। एक गए अपन कार्रवाई कर ली, प्रॉपर कार्रवाई हो, लोगों को मैसेज जाए, ऐसा किस प्रकार से हो पाएगा? आचार संहिता के उल्लंघन के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और आरओ लेवल पे भी बाकायदा 24/7 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं, तथा हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं वो भी फील्ड के अंदर पूरे जो है 24/7 रहती हैं। तो किसी भी प्रकार के आचार संहिता के अंदर कोई उल्लंघन होता है, उसको रोकने के लिए जिला प्रशासन, आपके जो इलेक्शन कमीशन है, हम सब जो है प्रतिबद्ध हैं। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, कल आचार संहिता लगी है, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रशासन की ओर से, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कितने दिन में पता चल जाएगा कि आचार संहिता लग गई है? आप देखेंगे बाहर निकलते ही आप देखेंगे आचार के पहले जितने पोस्टर्स और ये सारे लगे हुए थे सब आपके जो है लगभग हटा लिए गए। कहीं कोई इंटीरियर में अभी कोई रह गया हो तो भी जो है, कल रात को जो है मैंने खुद ने रात को 10 बजे से 12 बजे तक शहर का पूरा जो है भ्रमण किया था, पूरा अवलोकन किया ही था। ये थे जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल। निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहना है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन हाईटेक होने जा रहा है, स्वाभाविक है कि जो सी विजिल ऐप है और दूसरे माध्यम है उनका लोग उपयोग करें। दूसरी बड़ी बात यह है कि आचार संहिता लगी है तो उसका पता भी लगना शुरू हो गया है, फिर भी आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो कड़े से कार्रवाई भी होगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। प्रदेश में बेशकीमती खनिज मिलने और उनके उत्पादन में राजस्थान नित नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। महज 6 महीने में मेजर मिनरल्स के 16 ब्लॉक्स नीलाम करने की सफलता के बाद अब खान विभाग ने दुर्लभ खनिजों में शामिल सिलिसियस, अर्थ, फ्लोराइड, बेस मेटल और आयरन और 11 ब्लॉक्स की नीलामी तैयारी कर ली है। इस तरह से रानीवाड़ा, जालौर में फ्लोराइड और जयपुर के शाहपुरा में आयरन के एक ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में खनन सेक्टर इस समय अपनी चरम पर है। राजस्व बढ़ाने के साथ रोजगार सृजन में राजस्थान देश भर में मिसाल बनता जा रहा है। खनन सेक्टर में देश भर के नामचीन निवेशक राजस्थान में रुचि दिखा रहे हैं। खबर बीकानेर से है। राज्यसभा सांसद और एआईसीसी सचिव रंजिता रंजन बीकानेर के दौरे पर ही मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा डर गई है, इसलिए सांसदों को मैदान में उतारा। साथ इस बात पर
आश्चर्य जताया कि बीकानेर में 40 साल से महिला को टिकट नहीं दिया और साथ ही इशारा भी दिया कि इस बार महिलाओं को मौका मिलेगा। लोग कयास लगा रही हैं कि क्या पश्चिम बीकानेर और खाजूवाला में ऐसा हो सकता है। से हम जानते हैं कि आचार संहिता प्रभावी हो गई है, तो मैंने अभी आईजी साहब के साथ राउंड किया है कि जो हमारे फर्स्ट 24 आवर्स के लिए जो डायरेक्शंस होते हैं उसकी पूरे शहर में हमने राउंड करके देखा है कि जैसे पोस्टर बैनर हटाने का काम है या जगह जगह पे जो हमारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है। तो अभय कमांड सेंटर में भी हमने जाके देखा है और इसी तरह से हमने अभी आज इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सामने 6 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और यहाँ पे एक परमानेंट नाका बना हुआ है। तो चुनाव के समय में जो किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि होती है उसकी रोकथाम के लिए इन नाकों से रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है और आज का हमारा निरीक्षण इसी के लिए। सीआरपीएफ की आरएएफ की एक कंपनी है जिसको एरिया फेमिलराइजेशन के लिए बीकानेर में इस पूरे हफ्ते रहेगी। सिटी के बाद कल डूंगरगढ़ और आज कोलायत पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा है, जिसमें आज कोलायत कस्बे के अंदर फ्लैग मार्च निकाला गया है अपनी क्यूआरटी, बीकानेर पुलिस और आरएएफ की संयुक्त टीमों द्वारा। साथ ही साथ आज बॉर्डर क्षेत्र में बीएसएफ के साथ मिलकर भी जॉइंट पेट्रोलिंग और एरिया फेमिलराइजेशन के लिए फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ वीसीकर के चुनावों के दौरान अशांति व्यवस्था में सहयोग मांगा। मुख्य सचिव ने हरियाणा की सीमा से लगते प्रदेश के जिलों में अवैध शराब की तस्करी रोकने, राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले वाहनों की आकस्मिक चेकिंग, बॉर्डर चेक पोस्ट, सीमावर्ती जिलों में आपराधिक तत्वों पर चौकसी रखने पर हरियाणा सरकार के अधिकारियों से सहयोग और सूचनाएं साझा करने का आग्रह किया। मुख्य सचिव हरियाणा ने चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए आश्वस्त किया। बैठक में दोनों मुख्य सचिवों ने आपसी तालमेल से अंतर्राज्यीय सीमा पर नाकाबंदी, अंतर्राज्यीय गैंगस्टर्स पर निगरानी, अवैध शराब की तस्करी रोकने सहित सुरक्षा के सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि चुनावों के दौरान अंतर्राज्यीय सीमा पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं तो आपसी तालमेल के साथ अंतर्राज्यीय गिरोहों की गतिविधियों पर नजर रखें। पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुजीत कपूर, राजस्थान के डीजी कानून व्यवस्था राजीव शर्मा, मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता, मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, शासन सचिव गृह भानु प्रकाश सहित अन्य अधिकारी भी इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। नागौर विधानसभा क्षेत्र से राजाराम चौधरी ने कहा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आएगी, क्योंकि भारत का विकास बीजेपी के साथ ही है, राजस्थान का विकास बीजेपी के साथ ही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक राजस्थान श्रेष्ठ राजस्थान को लेकर उन्होंने बात कही। तो वहीं उन्होंने बीजेपी के कामों की तारीफ की। कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रख दी गई। ये मंदिर सिर्फ अयोध्या की भव्यता को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि यहाँ की इकोनॉमी को भी बदलेगा। यहाँ लोगों के लिए अवसर पैदा होंगे। भूमि पूजन के बाद अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद क्या बदलेगा, अयोध्या का स्वरूप क्या होगा, यहाँ का पर्यटन कितना बढ़ेगा और अयोध्या वासियों को कितना फायदा होगा। आने वाले चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आएगी, क्योंकि भारत का विकास बीजेपी के साथ ही है, राजस्थान का भी विकास बीजेपी के साथ ही है। भारत श्रेष्ठ, एक भारत, भारत श्रेष्ठ, एक राजस्थान श्रेष्ठ राजस्थान। बीजेपी ने इसी तरह से माहौल बना करके सारा प्रचार अभियान किया है। काम भी बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। मोदी जी के देख रेख में सारे अच्छे काम हो रहे हैं। अभी राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होगा जनवरी के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा काम होगा। सारे हिंदू सनातन धर्मी उससे जुड़े हुए हैं, उससे उनके प्रति बीजेपी की आस्था बढ़ेगी, भारत के प्रति आस्था बढ़ेगी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। इस हिसाब से ये बीजेपी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। राजधानी जयपुर के चौमू थाना इलाके के अंदर एक युवक को घर में बंधक बनाकर हथियार की नोक पर डकैती की वारदात का जयपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 5 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे भारी मात्रा में करोड़ों रुपए के दस्तावेज और 60 लाख रुपए लूटा गया सोना बरामद किया। 29 सितंबर को चौमू की लक्ष्मी विहार कॉलोनी के अंदर ये घटना हुई। 29 सितंबर को दोपहर को 1:30-2 बजे इत्तला आया था कि एक गाड़ी में 4 बदमाश वहाँ लक्ष्मी विहार कॉलोनी चौमू में आए थे। वहाँ जो आदमी थे उसको पूछा कि उनके घरवाली कहाँ है। इस तरह का पूछताछ करके अंदर घुस गया और उस आदमी को टेप से बांधा
और बाथरूम में बंद रखा। और उन लोगों ने हमें रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में ये बताया कि उनके घर से कुछ 3 ट्रॉली बैग लेके गया बदमाश। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन था, उनको कोई आइडिया नहीं था ये कौन है, कहाँ से आया, कोई आइडिया नहीं था। बाद में चौमू पुलिस का टीम द्वारा इसको वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त किया। सीजन की शुरुआत को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने मिलावटियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य आयुक्त शिवप्रकाश नकाते, सीएमएचओ 2 बीएल मीणा के निर्देशन में सांगानेर के मालपुरा में बड़ी छापेमार कार्रवाई हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी सहित गठित टीम ने किसान कॉलोनी में मेसर्स गीता मसाला उद्योग पर कार्रवाई करते हुए 3950 किलो मिलावटी मसाला जब्त किया। 2000 किलो मिर्च पाउडर, 1350 किलो हल्दी पाउडर, 600 किलो धनिया पाउडर की खेप थी। टीम ने 3 सैंपल लेने के बाद सभी मसाले सीज किए। बाड़मेर की बालोतरा पुलिस के द्वारा डोडापोस्त पकड़ने से जुड़ी खबर। जोधपुर रेंज आईजी जय नारायण शेर ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। झारखंड से ट्रक लेकर कल्याणपुर तक पहुंचे तस्कर। ट्रक से 44 क्विंटल अवैध डोडापोस्त बरामद हुआ। पुलिस ने जब्त डोडापोस्त की कीमत 6 करोड़ 60 लाख बताई। पुलिस ने आरोपी देवाराम निवासी शिव और प्रकाश निवासी खोखा जालौर को गिरफ्तार किया। बाड़मेर डीएससी टीम ने 2 माह तक आरोपियों की तहकीकात कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बालोतरा जिले में प्रवेश पर डोली के सरहद में बड़ी कार्रवाई हुई। झुंझुनू के सिंघाना में दिन दहाड़े 2 चोरों ने महिला के 9000 रुपए पार कर लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में चोरों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता परमेश्वरी देवी ने सिंघाना थाने में मामला दर्ज करवाया। महिला बैंक से 9000 रुपए निकालकर घर जा रही थी, तभी कुम्हारों के मोहल्ले के पास 10 से 12 साल के 2 लड़कों ने पानी फेंक दिया। पानी चोर इस दौरान जब पानी महिला साफ करी थी तो बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जालौर से बड़ी खबर है। गुजरात में ट्रक में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। दंपति व पुत्र की ट्रक में आग लगने से मौत हो गई। जिले के आहोर तहसील के उपला मेला गांव के रहने वाला था ये परिवार। ट्रक में आग लगने से 150 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। गुजरात के अरवल्ली जिले के मोडासा तहसील के बामनवाड़ गांव के समीप की घटना रही। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखें घोषित करने के साथ आदर्श आचार संहिता शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों की सीमा पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए ताकि किसी भी तरह के अवैध आवागमन को रोका जा सके जो चुनावों को प्रभावित कर सकता है। झालावाड़ जिला राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा में बहुत बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर अवैध गतिविधियां सबसे अधिक होने की संभावना होती है। झालावाड़ के इंदौर मार्ग पर रायपुर के समीप चमली नदी के किनारे झालावाड़ जिला मध्य प्रदेश की सीमा से मिलता है। मध्य प्रदेश के इंदौर व अन्य बड़े शहरों के लिए जाने वाले लोग और वाहन गुजरते हैं। आचार संहिता लागू हुए 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है। ऐसे में फर्स्ट इंडिया की टीम झालावाड़ की चमली बॉर्डर पहुंची और बॉर्डर के हालात जानने का प्रयास किया, किंतु यहां सिर्फ एक पुलिस चौकी स्थापित की गई थी जिसमें 2 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। राजसमंद एसटी/एससी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश पवन कुमार जीनवाल ने हत्या के मामले में दोषी रामलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी के 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जानकारी के अनुसार देलवाड़ा थाना क्षेत्र के 20 अप्रैल 2021 को मजदूर नाथूलाल सालवे घर से निकला, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने जान पहचान वालों से पूछताछ की तो पता लगा कि नाथूलाल और ट्रेलर चालक रामलाल को साथ देखा। होटल पर दोनों में झगड़ा हुआ। सुबह नाथूलाल का शव होटल में खून से लथपथ मिला। प्रतापगढ़ में पुलिस ने सूरजपोल चौराहे पर 108 गौवंश से भरे 8 ट्रक जब्त किए। पुलिस ने ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुक्त कराए 108 गौवंश को महावीर गोवर्धन गौशाला को सौंप दिया। कत्लखाने ले जाने की आशंका के चलते सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और पुलिस ने धक्का मुक्की की। बाद में पुलिस ने सभी ट्रक चालकों को गिरफ्तार किया। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा ने कहा कि ट्रक चालकों के पास जो कागजात मिले उसमें गौवंश को चामन सिटी से लाना बताया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। SHO कोतवाली गांधी सर्किल पहुंचे तो वहां कुछ लोगों ने गाड़ियां रुकवा रखी थी और उनमें गोवंश भरा हुआ था। इस पर सभी गाड़ियों को थाने लाया गया है। 8 गाड़ियां हैं और उनमें 108 गोवंश है, छोटे से लगा करके बड़े तक। और इन 8 गाड़ियों के 8 ड्राइवर को डिटेन किया गया है
अब इसके संबंध में जो भी इनके पास दस्तावेज हैं, परमिट है या नहीं है, कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे, उनको चेक करके इनमें इनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, प्रकरण दर्ज किया जाएगा। जोधपुर में बब्बर शेर की आंखों का पहला सफल ऑपरेशन माचिया बायोलॉजिकल पार्क में किया गया। टीएफओ संदीप छलाने के निर्देशों पर वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के बेहतरीन कोऑर्डिनेशन से शेर रियाज की आंखों का सफल ऑपरेशन हुआ, जिससे रियाज को आंखों में दर्द से समस्या से पूरी तरह निजात मिली। शेर रियाज को आंखों के सफल ऑपरेशन के बाद दिखाई देना शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद रियाज को वापस एनक्लोजर में छोड़ दिया जाएगा। माचिया रेंजर करण सिंह राजपुरोहित का भी टीम मैनेजमेंट में विशेष सहयोग रहा। ग्लूकोमा के साथ साथ इसके अदर कॉम्प्लिकेशंस भी थे, जैसे कि इसके अंदर जो इसकी राइट आई है उसके अंदर लग्जेटेड लेंस था और वो लेंस ऑलरेडी ओपेक हो चुका था। तो उस लेंस को हम लोगों ने फिर से फॉरेन बॉडी का काम कर रहा था आँख के अंदर, उसको रिमूव कर दिया और उसकी वजह से प्यूपल का जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर तरीके से होने लगा और इसकी विजिबिलिटी जो है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं डेली इसको, तो कुछ इसकी विजिबिलिटी जो है वापस आ गई है। को ऑपरेशन हुआ था तो उसके बाद ही हमें डॉक्टरों ने कह दिया था कि भाई इसका पूरा, तो मैंने 3 LSA और 3 हमने फॉरेस्ट गार्ड को यहाँ ड्यूटी लगा दी थी 8-8 घंटे की, और उसका कंटिन्यू हमने आज दिनांक तक की हमारे स्टाफ लगे हुए हैं LSA और फॉरेस्ट गार्ड, जो इसकी कंटिन्यू आई ड्रॉप्स है या जो भी डॉक्टर्स जो भी इनको इसके ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, तो उसके लिए पूरी हम लोग देख रहे हैं। अगले 5 दिन के बाद हम इसको डिस्प्ले में छोड़ देंगे। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।